Hello friends, this is Shruti. Welcome to Learn to Reinvent. So yesterday I posted a video and in that I started a topic of ancient history under the general knowledge portion. So if you are new to the channel, this channel is about CET and various other entrance exams, also CTET teacher eligibility tests. So the portions which would be covered would be everything from reasoning, from quant to English to general awareness to current affairs to static GK. Everything would be covered. Also I have posted a video of reasoning, and in reasoning direction chapter was started, and also a static GK topic. So this channel is basically for CET exams and other entrance exams. CET exam, that is the common eligibility test, will be held in 2021. So we exactly don't know what the syllabus is, but I will try to cover each and every topic, and most probably the exam would be around September 2021. So exactly we have 1 year. So approximately every topic can be covered. I will post videos daily regarding the entrance exams. So yesterday in the ancient history topic, prehistoric period and Indus Valley civilization was covered. So today we will start with Vedic age. So let's start the video. Vedic age start करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगी कि आर्यंस आखिर थे कौन. तो ये बहुत ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है. आर्यंस की अगर हम बात करें तो उनको कहा जाता है या तो वो इन्वेडर्स थे या वो इंडिजीनियस पीपल ही थे. इन्वेडर्स यानी कि उन्होंने क्योंकि ये हड़प्पा और मोहनजोदारो टाइम के बाद, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये वैदिक एज स्टार्ट हुई थी. तो आर्यंस कहा जाता है कि या तो वो उनको मारकर उन्होंने इन्वेड किया था या फिर वो उन्हीं की पीढ़ी थी जो आगे बढ़ी. तो ये एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है और आज तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है. सॉरी. सम फैक्ट्स अबाउट देम. आर्यन वर्ड जो है उसका मतलब क्या है? हाईबॉर्न. हाई माने उच्च जाति. और यही वो पहले लोग थे जिन्होंने वैदिक टेक्स्ट लिखे थे. और तीसरा पॉइंट ये है कि इनका ओरिजिन एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है. ये अभी मैंने आपको बताया कि ये वही लोग थे, उनकी पीढ़ी थी या फिर ये इन्वेडर्स थे, इसके बारे में नहीं पता. वैदिक एज अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 500 या 600 BC के अराउंड है और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया है. इसे हम लेटर ब्रॉन्ज पीरियड भी कह सकते हैं या फिर अर्ली आयरन एज भी कहा जा सकता है. इस वीडियो में मैं वैदिक एज के लिए आपको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी. पहला पॉइंट होगा वैदिक सोसाइटी और दूसरा होगा वैदिक लिटरेचर. वैदिक सोसाइटी में भी फर्दर डिवीजन होंगे, दैट इज़ अर्ली वैदिक सोसाइटी यानी कि अर्ली वैदिक एरा या फिर और दूसरा जो होगा वो होगा लेटर वैदिक एरा. तो इसी के हिसाब से मैंने पॉइंट्स बनाए हैं. इन डेप्थ बिल्कुल नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, रेलिवेंट टॉपिक्स हैं और रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस बन पाएंगे. अब जब एंशिएंट हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी जो कि MCQ फॉर्म में होंगे प्री एग्ज़ाम्स के लेवल के हिसाब से, जो कि रेलवेज और ये CET एग्ज़ाम, CTET किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ हो सकता है. सो स्टार्ट करते हैं वैदिक सोसाइटी से. वैदिक सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा. अब जो अर्ली वैदिक एरा है उसको हम ऋग्वैदिक एरा भी कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 BC है. लेटर वैदिक एरा जो है
वो 1000 से 600 BC है। अर्ली वैदिक एरा में सिर्फ एक ही वेद है जो है ऋग्वेद, और बाकी के जो 3 वेद हैं दैट इज सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये लेटर वैदिक एरा में थे। अब ऋग्वेद जो है, जो अर्ली वैदिक एरा है, ऋग वैदिक एरा, इस दौरान जो था वो किताबें ज़्यादा नहीं थी, बल्कि थी ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वेद थे वो सुने हुए थे या फिर बताए गए थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो बताए जाते थे, रिसाइट किए जाते थे, सुने हुए थे, बुक नहीं थी ज़्यादा। अब जो एरिया ऋग वैदिक एरा में था वो सप्त सिंधु वो कहा जाता था। इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर, उस एरिया, यानी कह सकते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया जो इंडिया के मैप में अगर देखा जाए तो उस एरिया में ये ऋग वैदिक एरा आता था। अगर हम लेटर वैदिक एरा की बात करें तो उसमें जो शिफ्ट हो गया वो हो गया गंगा की तरफ, हिमालयंस, यानी मोर ऑफ द ईस्टर्न साइड की तरफ ये हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ऋग वैदिक एरा में जो चीफ फूड क्रॉप था वो बार्ले था, और अगर हम लेटर वैदिक एरा की बात करें तो उसमें जो चीफ फूड क्रॉप्स थे वो वीट था और राइस मेनली था। चीफ फूड क्रॉप की बात करें तो बार्ले था अर्ली वैदिक एरा में, लेकिन अगर चीफ फूड की बात करें तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स ही थे। क्यों? क्योंकि जो चीफ वेल्थ थी वो ऋग वैदिक एरा में वो काउज और कैटल्स थे। अब अगर हम चीफ गॉड्स की बात करें तो इंद्र सबसे इम्पॉर्टेंट ऋग वैदिक एरा में थे। ज़्यादातर ये लोग आइडल्स को वर्शिप नहीं करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे, लेकिन जो चीफ गॉड थे वो थे इंद्र, और अदर जो थे अग्नि, फायर, वरुण, सोम, ये भी थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीफ थे वो थे इंद्र गॉड। अगर लेटर वैदिक एरा की बात करें तो इनमें जो चीफ गॉड थे वो अब प्रजापति हो गए थे, ब्रह्मा, साथ ही साथ वह रुद्र और विष्णु की भी आराधना करते थे। चीफ वेल्थ की अगर बात करें तो काउस और कैटल्स थी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर तो था ही उस दौरान, तो उनकी जो वेल्थ थी, यानी जब वो एक्सचेंज करते थे पैसे की जगह, वो लोग काउस और कैटल्स को एक्सचेंज करते थे। और लेटर वैदिक एरा में लैंड, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ गया था। एग्रीकल्चर बढ़ने से लोग आ गए थे तो जानवर हो गए थे। जानवरों के कारण जो इम्पोर्टेंस जो अब होने लग गई थी, जब लोग एक सेटल्ड लाइफ में बढ़ रहे थे आगे, तो लैंड की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रही थी। तो चीफ वेल्थ लैंड बन गया था, और साथ ही साथ सोना। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बढ़ते हुए ऋग वैदिक एरिया में पैस्टोरलिज्म स्टार्ट हो गया था। पैस्टोरलिज्म अगर हम कहें तो कैटल रेयरिंग होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर तो था ही उस एरा में। वहीं लेटर वैदिक एरा में क्योंकि आयरन 1000 BC के दौरान डिस्कवर्ड हो गया था, तो कह सकते हैं अर्ली आयरन एज स्टार्ट हो चुकी थी, तो प्लॉइंग स्टार्ट हो गई थी। फार्मर्स जो थे वो प्लॉज यूज़ कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि अब जो है वो पेट्रोलिज्म से बढ़ रहा था, आयरन के टूल्स बन रहे थे, एक नया सेटलमेंट लाइफ का स्टार्ट हो रहा था। ऋग वैदिक एरा में जो विलेज होता है उसको ग्राम कहते थे, और उसका हेड जो होता था वो ग्रामीणी होता था। अब ग्रुप ऑफ विलेजेस अगर हो जाते थे तो उसे वीज़ा कहते थे, और उसका जो हेड होता था वो वीज़ापति होता था। साथ ही साथ अब एक पूरी ट्राइब कह लो, एक कुल कह लो, उसको अगर हमने ले लिया तो उसके हेड को राजा कहते थे। बट ये वो राजा नहीं होता जैसे जिन राजाओं के बारे में हम पढ़ते थे।
इसके पास पूरी पावर नहीं होती थी, ये भी खेती करता था, ये लोगों की हेल्प भी लेता था कोई भी फैसला करने में, लेकिन ये पूरा पावरफुल नहीं होता था एक नॉर्मल राजा की तरह, बस इसका नाम राजा था। वहीं अगर हम बात करें लेटर वैदिक एरा में, तो अब जो किंग था वो एक्चुअल किंग, एक्चुअल राजा हो गया था, यानी सारी पावर्स उसके पास आ गई थी, अब वो सब कुछ डिसाइड कर सकता था। आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसमें दो वर्ण यानी कह सकते हैं कलर के बेसिस में दो वर्ण सिस्टम अगर हम बात करें थे, एक था आर्य, एक था दास्यु। आर्य यानी गोरे, वाइट कह लीजिए, और दास्यु काले। तो दो ही तरह के वर्ण थे ऋग्वेदिक अर्ली वैदिक एरा में। और वहीं अगर हम लेटर वैदिक एरा में बात करें तो काम के अनुसार लेटर वैदिक एरा में भी पहले काम के अनुसार चार हो गए थे वर्णास, जैसे ब्राह्मण जो कि वेद को पढ़ते थे और पढ़ाते थे, क्षत्रिय जो रूलर्स हो गए, वैश्यस जो फार्मर्स या ट्रेडर्स हो गए, और शूद्रा सबसे नीची जाति जिसे कहते हैं, जो इन तीनों को सर्व करते थे। लेकिन ये भी लेटर वैदिक एरा में शुरुआत में काम के अनुसार होता था। आगे चल के क्या हो गया, काम के अनुसार वरना नहीं, बल्कि अगर आप ब्राह्मण के बेटे हैं तो आप भी ब्राह्मण ही होंगे, आप क्षत्रिय के बेटे हैं तो आप भी क्षत्रिय होंगे। यानी अब जो शूद्र था वो कभी भी वेद को नहीं पढ़ा सकता था या कभी रूलर नहीं बन सकता था, वो हमेशा शूद्र ही रहेगा, यानी एक शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा। ये आगे चल के इस प्रकार से वर्ण सिस्टम को डिवाइड कर दिया गया था लेटर वैदिक एरा में। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक एरा में एक पुरोहित होता था जिसे प्रीस्ट कहते थे, सेनानी होता था, कमांडर होता था जिसे कहते थे हम, और एक प्रजापति होता था जो कि घास वाले लैंड की देखरेख करता था। और लेटर वैदिक एरा की अगर हम बात करें तो उनमें ये तीनों तो थे ही, साथ ही दो और जुड़ गए थे, भागदूगा यानी टैक्स कलेक्टर, संग्रहिती जो कि ट्रेजर। टैक्स कलेक्टर क्यों, ये आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम जो है वो लेटर वैदिक एरा में स्टार्ट हो गया था, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए टैक्स कलेक्टर होना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हुए ऋग्वैदिक एरा में जो था, अब एक सभा होती थी जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी थी जिसमें औरतें हो सकती थीं, विधाता था जो कोई अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसके सॉल्व करने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी, उसमें भी औरतें हो सकती थी। समिति जो थी वो सबसे पावरफुल बॉडी थी, लेकिन उसमें औरतें नहीं होती थी, सिर्फ आदमी लोग होते थे। लेकिन लेटर वैदिक एरा में ये सभी चीज़ों का महत्व ख़त्म हो गया, कोई सभा विधाता समिति नहीं थे। क्यों, क्योंकि एक राजा आ गया था, उसकी किंगशिप आ गई थी, वो अपने मंत्री चूज करता था, उसके पास प्रॉपर पावर आ गई थी। अब क्योंकि ये तीनों बॉडीज़ ख़त्म हो गई थी, नहीं थी, इनका कोई रेलिवेंस नहीं था भी तो मतलब इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती थी, जो अंतिम निर्णय होता था वो राजा का ही होता था। तो उसके कारण अब जो वुमन, क्योंकि सभा और विधाता में जो थी वो औरतें भी होती थी, तो अब ऐसा कुछ नहीं था। लेटर वैदिक एरा में औरतों की मान्यता कम हो गई थी। वहीं बात करें, कोई टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अगर कोई अपने इच्छा अनुसार मदद करना चाहे तो उसको हम बलि कहेंगे, वो आकर अपना एक आर्मी कुछ लोगों की भी कुल में बना सकता था, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। वहीं लेटर वैदिक एरा में टैक्सेशन सिस्टम आ गया था, भाग हो गया था, यानी 1/6 भाग हो गया था प्रोड्यूस, वो टैक्सेशन सिस्टम लागू हो गया था, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी यहाँ पर भी नहीं थी। आगे बढ़ते हुए, अब ये जो थे सारे पॉइंट्स थे
वो वैदिक सोसाइटी के अनुसार थे कि किस प्रकार वैदिक सोसाइटी अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा में डिवाइडेड थी, और क्या क्या इनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्ज़ाम में आ चुके थे। अब हम आते हैं वैदिक लिटरेचर की ओर, और वैदिक लिटरेचर में 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति माने कि सुना हुआ, यानी ये ऐसे हम कह सकते हैं डिवाइन ओरिजिन, यानी भगवान द्वारा कहा गया है, तो उसी को हम मान रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ही चल रहा था। स्मृति को कहेंगे मेमोराइज्ड, मीन्स लिखा हुआ, इसका एक ह्यूमन ओरिजिन है। जैसे महाभारत रामायण आगे आएंगे एपिक्स में, ये स्मृति के अंडर आएगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी श्रुति मीन्स सुना हुआ, इसके अंदर वेदास, उपनिषद, ब्राह्मणास आएंगे, और बाकी के अदर जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो वेदांगनास, वो स्मृति के अंडर आएंगे, यानी लिखे हुए। तो सबसे पहले श्रुति के अंडर वेदास स्टार्ट करते हैं, और वेदास में सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो कि अर्ली वैदिक एरा में था वो था ऋग्वेद। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं, बहुत इन डेप्थ में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऋग्वेदा को बुक ऑफ हाइम्स कहेंगे, और टोटल 1028 हाइम्स थे। इसको रिसाइट किया था होती ने, और ये 10 मंडल्स, सॉरी ये ओ नहीं ए है, मंडल्स में डिवाइडेड है। तो उन 10 मंडल्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट मंडल्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। जैसे 10th मंडल इम्पॉर्टेंट है, इसको हम पुरुषा सुक्ता कहते हैं, और ये वर्ण सिस्टम के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पुरुषा सुक्ता कौन सा मंडल है, या फिर कौन से वेदा में आता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वैसे ही 2 से 7 मंडल्स हैं, वो अबाउट गोत्र हैं, गोत्र के बारे में बताते हैं। 3rd मंडल जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, गायत्री मंत्र के बारे में बताता है। और जो 9th है, वो जो 9th मंडल है वो सोम गॉड के बारे में बताता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक वेद का उपवेद ज़रूर होता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, यानी मेडिसिन। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आयुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सामवेद पे। सामवेद जो है वो है बुक ऑफ मेलोडीज, यानी कि मेलोडीज आप समझ सकते हैं। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ओल्डेस्ट राग जो है इसका, वो जिसे हम ध्रुपद राग कहते हैं, उसे किसने गाया था? उसे गाया था उदगत्री प्रीस्ट ने। तो इससे अगर हम देखा जाए तो 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि ओल्डेस्ट राग जो है सामवेद में वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। फिर एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसे गाया किसने था, तो उदगात्री प्रीस्ट ने गाया था। 3rd क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ध्रुपद राग किस वेद में आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट समरी है पॉइंट्स की। अब अगर हम बात करें इसके उपवेद की, तो उपवेद जो है वो सामवेद का वो है गंधर्व वेद, यानी कि आर्ट और म्यूजिक से रिलेटेड। 3rd वेद जो है वो है अथर्व वेद। अथर्व वेद जो है बुक ऑफ मैजिकल चार्म्स, मंत्र का उच्चारण, ब्लैक स्मिथी, गोल्ड स्मिथी, ये आते हैं अथर्व वेद में। इसमें जो है वो उपवेद वो 2 बुक्स हैं। पहली है अर्थवेद यानी बुक ऑफ वेल्थ, और दूसरी है शिल्पवेद बुक ऑफ स्कल्पचर। सो इससे भी अगर आप देखें तो 3 सवाल बन सकते हैं कि शिल्पवेद जो है वो किसके बारे में बताता है, तो वो बुक ऑफ स्कल्पचर्स के बारे में बताता है। एक सवाल ये भी बन सकता है कि ये किसका उपवेद है, तो ये है अथर्ववेद का। इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं।
फोर्थ और लास्ट जो वेद है वो है यजुर्वेद, यानी बुक ऑफ सैक्रिफाइस इसे कहेंगे। ये बुक ऑफ मैजिकल चार्म्स, बुक ऑफ सैक्रिफाइस, पीछे भी जो हमने पढ़ा था ऐसे बुक ऑफ हाइम्स 1028, इस तरह से मैंने पॉइंट्स बताए हैं जो पर्टिकुलर एक वेद में सवाल बन के आ सकते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बुक ऑफ सैक्रिफाइस जो है वो कौन सा वेद है। तो ये एक इकलौता वेद है जो चारों वेद हमने पढ़े हैं उनमें से जो एसेज और पोएट्री में डिवाइडेड है। यानी जो इससे पहले के 3 वेद हमने पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोएट्री में थे, एस्से फॉर्म में नहीं थे। लेकिन ये जो है वो दोनों एस्से एज वेल एज पोएट्री फॉर्म में है। एस्से प्रोज, एस्से को प्रोज भी कहेंगे तो वो कृष्णा या काला हो सकता है, और पोएट्री को हम शुक्ला और वाइट यानी हैम्स। तो ये देखिए कितने सारे सवाल इसी से बन सकते हैं। और इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद यानी बुक ऑफ वारफेयर। तो आपने देखे कि वेदास में किस हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आते हैं ब्राह्मणा श्रुति के ही अंदर। तो इसमें ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये हैं प्रोज कन्वेंट्रीज ऑफ वेदास या हाइम्स। हमने अभी पढ़ा जो बाकी चारों में से जो 3 वेद थे वो पोएट्री फॉर्म में थे और लास्ट वाला ही पोएट्री प्लस एस्से फॉर्म में था। तो कह सकते हैं कि जो ब्राह्मणास हैं वो एस्से फॉर्म में है, पोएट्री फॉर्म में नहीं है, वेदास का ही। और ईच वेदा का बहुत सारे ब्राह्मणा हैं क्योंकि वेदा बहुत बड़े हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम देखेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट ब्राह्मणास हैं, जैसे तैत्तरीय ब्राह्मणा है जो कि ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट है और ये यजुर के अंडर आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्राह्मणा शतपथा है। शत मतलब 100 और पात मतलब पथ मतलब पाथ्स। सो ये कुछ 2 इम्पॉर्टेंट हैं ब्राह्मणास जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम श्रुति के अंडर वैदिक लिटरेचर में जाएं तो आर्यंकास आते हैं। आर्यंकास जो है वो रिटन बाय फॉरेस्ट सेजेस, यानी कि जो योगी लोग होते थे जो फॉरेस्ट में जाके तपस्या करते थे उन्हीं के द्वारा ये लिखे गए हैं। और ये कॉन्क्लूड करते हैं जो ब्राह्मणास जो एस्से फॉर्म में लिखे गए वेदास हैं उनको कॉन्क्लूड जो करते हैं वो आर्यंकास ही कहलाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है उपनिषद्स। अब उपनिषद्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो ये टोटल 108 हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टीचर के बिल्कुल नज़दीक बैठकर समझना और लर्न करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आ चुका है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उपनिषद माने कि आप टीचर के नज़दीक बैठकर सीख रहे हैं, उससे लर्न कर रहे हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद्स हैं। एक मुंडका उपनिषद है और एक है बृहद्यंका उपनिषद। मुंडका उपनिषद जो है उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट एक कह सकते हैं वर्ड निकल के आता है उसे कहते हैं सत्यमेव जयते। और बृहद्यंका उपनिषद में तमसोमा ज्योतिर्गमया। तो इनसे भी सवाल आ सकते हैं कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में आता है। तो हमारा आंसर होगा मुंडका उपनिषद। तो इस तरह से ये कुछ 2 इम्पॉर्टेंट उपनिषद्स के बारे में था। अब श्रुति खत्म होने के बाद स्मृति यानी ह्यूमन ओरिजिन की ओर बढ़ते हैं और उसके अंदर सबसे पहले आता है पुराणास। पुराण्स जो हैं वो हैं 18 टोटल और मत्स्य पुराण उसमें सबसे पुराना पुराण है। और भी इम्पोर्टेंट कुछ पुराण हैं विष्णु, वायु, गरुण। तो मत्स्य पुराण जो है वो इम्पोर्टेंट है।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सूत्रास आता है स्मृति के अंदर। ये पार्ट ऑफ वेदांगास ही हैं। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम वेदांगास पढ़ेंगे। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट है, स्वाद सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। नेक्स्ट वेदांगास की अगर हम बात करें तो ये लिम्स ऑफ वेदास हैं, ये टोटल 6 हैं। सबसे पहले शिक्षा, फोनेटिक्स जिसे कहेंगे, नेक्स्ट है ज्योतिष्या, एस्ट्रोलॉजी जिसे कहेंगे, उसके बाद है छंद, मैट्रिक्स यानी कि लंबाई वगैरह, नाप तोल, ये सब इसके बारे में। नेक्स्ट है निरुक्ता यानी एथिमोलॉजी की ओरिजिन कैसा था, ओरिजिन संस्कृत जैसे ओरिजिन, संस्कृत से ओरिजिन हुआ था, उसके बारे में है। 5वां है व्याकरण यानी ग्रामर, और 6ठा है कल्पा। कल्पा में ये अब ये जो बाकी के ये जो मैंने बताया था सूत्रास जो पार्ट ऑफ वेदांगास हैं, सो उसी से ये जो कल्पा सूत्र है, तो कल्पा सूत्रा में ही ये तीनों के तीनों सूत्रास आते हैं, इसीलिए सूत्रास को पार्ट ऑफ वेदांगास भी कहा जाता है। अब 4th है स्मृति के अंडर एपिक्स। एपिक्स में हमें पता है 2 एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत। रामायण जो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके, जैसे 24,000 वर्सेस में ये लिखा गया, और इसको लिखा किसके द्वारा गया है, वाल्मीकि द्वारा। साथ ही साथ जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे आदि काव्य भी कहते हैं, एग्ज़ाम में आ चुका है ये, और आगे आने की भी संभावना है। नेक्स्ट अगर हम एपिक की बात करें तो वो है महाभारत, और महाभारत को हम लार्जेस्ट एपिक ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, और ये जो है, सॉरी ये एक गलत पॉइंट है, ये जो है वो परवांस के फॉर्म में लिखा गया है, और इसमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट परवांस हैं वो भीष्म परवान है और शांति परवान है। भीष्म परवान यानी गीता जहाँ से लिया गया है, और शांति परवान जो कि लार्जेस्ट परवान है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे रामायण का एक दूसरा नाम आदि काव्य भी है, ऐसे ही महाभारत को भी हम 3 नाम और दे सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो महाभारत को हम जय संहिता भी कह सकते हैं, शतशास्त्र संहिता भी कह सकते हैं, और पंचम वेद यानी 5 वेद, ये भी इन्हें कहा जा सकता है। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में, मिसलेनियस कह सकते हो इसे, पॉइंट्स हैं जो वैदिक लिटरेचर के अंडर आते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इस बुक ऑफ ग्रामर, व्याकरण, ये है अष्टाध्यायी बाय पाणिनि, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है जो बुक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, इसको सल्वासूत्रा कहते हैं। और तीसरा है लॉ बुक ऑफ हिंदूज, इसे मनुस्मृति भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं वैदिक लिटरेचर टॉपिक से। इसी के साथ आज हमने वैदिक सोसाइटी और वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यू होगा एंशिएंट हिस्ट्री में सिस्टमैटिकली टॉपिक, और हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट वो ज्योग्राफी होगा जनरल नॉलेज में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ लर्न टू री इन्वेंट। थैंक यू।